नमस्ते सभी को। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में आए हैं। आज जिस टॉपिक को मैं करवाऊंगा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो महाजन पद का जो दौर आया था इतिहास में, उसमें एक महाजन पद हुआ करता था मगध। मगध यानी ये मगध महाजन पद जो था, टोटल हमारे 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें टोटल 16 महाजन पद थे। उसमें ये जो मगध महाजन पद था ये सबसे ताकतवर था। इसकी जो कैपिटल हुआ करते थे वो पहले गिरिवंश थी, फिर राजगृह थी और आगे चलकर पाटलिपुत्र कैपिटल बनी जो वर्तमान में पटना है। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके ये जो क्षेत्र था यहाँ पर हाथी बहुत मात्रा में पाए जाते थे और यहाँ का जो क्षेत्र था इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में निकलता था। तो बताते हैं कि टोटल 16 जो महाजन पद थे, उन 16 महाजन पदों में मगध जो महाजन पद था वो सबसे अच्छा, सबसे ताकतवर था और प्रत्येक राजा की एक ख्वाहिश रहती थी और वो अपनी शक्ति का वर्चस्व उसी प्रकार स्थापित कर सकता था कि कोई अगर राजा मगध पे सत्ता स्थापित कर लेगा तो वो संपूर्ण भारत पर अपना राज कर सकता था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी शक्ति पराकाष्ठा का केंद्र बन गया था मगध। तो इस मगध के ऊपर बताते हैं कि सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश, जिसने अपनी सत्ता स्थापित करी थी। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दूसरा वंश आया था शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। ठीक है। और तीसरा जो वंश आया था वो था नंद वंश। कौन सा वंश था? नंद वंश। और चौथा वंश आया था मौर्य वंश। कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। आज इस मौर्य वंश के बारे में अपन पूरा जानेंगे, मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बता देता हूं कि एक्चुअली चीज क्या थी। एक्चुअली हुआ क्या था, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र में तक्षशिला, और तक्षशिला के जो आचार्य थे वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। और इनके द्वारा अनेकों प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें अपन देखें तो अर्थशास्त्र इनका एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता चाणक्य के द्वारा। तो बताते हैं कि मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य जो डायनेस्टी थी, इसके बारे में अपन जानने से पहले इसके बारे में बताते हैं कि इस समय यानी जब नंद वंश का शासक हुआ करता था, नंद वंश का शासक अंतिम शासक था गणानंद। कौन था? गणानंद। इस गणानंद के दरबार में ये समय उस समय का था, टाइम था जब जो सिकंदर था वो दुनिया को जीत रहा था। ये जो सिकंदर था ना, ये घर जहां के जर दोनों जहां के मालिक थे। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये जो सिकंदर था ना, ये दुनिया को इस टाइम जीत रहा था। अंतिम शासक था गणानंद। ठीक है। तब क्या हुआ कि तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, वो नंद के दरबार में गए। किसके दरबार में गए? नंद के दरबार में गए। और नंद के दरबार में जाकर गणानंद को ये बात जाके बोली कि मुनिवर आप समय रहते हो सचेत हो जाइए, वरना ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये सिकंदर जो है ये भारत पर अटैक करके भारतीय संस्कृति जो है उसको छिन्न भिन्न कर देगा। तो बताते हैं कि गणानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, और अपमान करने पर गणानंद के द्वारा जब चाणक्य का अपमान किया गया तो चाणक्य ने इसका बदला लेने के लिए कहा था कि एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं पूरे के पूरे नंद वंश को क्या कर दूंगा? उखाड़ दूंगा। एक दो बात ये बताता है। दूसरा ये भी एक कारण होता है कि एक बार श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो लाइन थी उसमें से गणानंद ने चाणक्य को हटा दिया था। ये भी अपमान समझकर उसने कहा था कि एक दिन मैं नंद वंश को उखाड़ दूंगा। और एक इसको बताते हैं कि ये थोड़ा सा कुरूप था, थोड़ा सा काला था, तो इसको ये गणानंद ने इसका अपमान किया था। ऐसे कई कारण हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद पर अटैक किया था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य का जो फर्स्ट शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में
ये किंवदंती चलती है एक प्रकार से कि गणानंद द्वारा अपमानित करने के पश्चात चाणक्य जो था वो जंगल से गुजर रहा था। तो बताते हैं कि वहां पर चाणक्य को एक बालक दिखा, और ये बालक जो था ये इस प्रकार से एक राज किलम खेल खेल रहा था। क्या खेल रहा था? एक राज किलम खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? राज किलम खेल। ये राज किलम खेल क्या होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा होता है और नीचे उसके मंत्री है, दरबारी है, वो बैठे रहते हैं। तो इसको जो चाणक्य था वो एक दूरदर्शिता वाला व्यक्ति था। इसने कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को मैं पारंगत करूंगा और इसको ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा तैयार करूंगा कि नंदवंश के शासक गणानंद को क्या कर देगा? एक दिन पराजित कर देगा। ये बातें चलती रही और बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 का शार्पण यानी कुछ मुद्रा देकर ये खरीद लेता है, और खरीदने के बाद इसको कहाँ लेके चला जाता है? तक्षशिला लेके चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है? तक्षशिला। और बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा, दीक्षा, युद्ध आदि नीति में क्या किया था? निपुण किया था। और बताते हैं कि एक विशाल सम्राट बनाने के निर्णय से बताते हैं कि इसको ये लेके चला गया था। और बताते हैं कि इसकी शिक्षा में एक ये भी शिक्षा थी कि उसको हमेशा नंद का जो दुर्ग था, गदानंद का, उसके चारों ओर चक्कर लगा के आने थे। क्या लगा के आने थे? चक्कर लगा के आने थे। ये जा रहा था वहां पे रोजाना। इसका ये काम होता था कि शाम का जैसे समय होता था तो नंद का जो गढ़ था, जो दुर्ग था, उसके चारों ओर इसको चक्कर लगा कर आने थे। एक दिन इसने यकायक क्या देखा कि ऊपर से एक कन्या जो थी वो अपने केस सुखा रही थी। केस सुखा रही थी तो उसने इसकी तरफ उसका ध्यान गया, और ध्यान जाते ही इसने उसकी तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होने लगा। और इसका जो समय था उस समय में क्या आने लगी? थोड़ी बढ़त आने लगी। यानी पहले जो समय चंद्रगुप्त मौर्य को आधा घंटा लगता था वो 45 मिनट हो गया, धीरे धीरे 1 घंटा हो गया। एक दिन चाणक्य को ऐसे डाउट हुआ कि भाई इतना समय कहाँ पे स्पेंड करता है। तो पीछे आया, और पीछे आकर चाणक्य ने देखा कि ये तो इस प्रकार से जो नारी सौंदर्य है उसके कुछ ज़्यादा ही आनंद ले रहा है। तो ये इसको चाणक्य इसको अपने महल में ले जाता है, अपने स्कूल में लेके जाता है और कहता है कि इफ़ यू डू नॉट सैक्रिफाइस इन योर लाइफ यू डू नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। यानी सैक्रिफाइस इज द की ऑफ सक्सेस। त्याग जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि मुनिवर, एक राजा बनने के लिए इतना बड़ा त्याग कि मैं मेरी मनपसंद की चीज नहीं देख सकता हूँ। तो इसने कहा कि ये त्याग ही है जो आपको आगे लेके जाएगा, वरना आज हर घर में चंद्रगुप्त मौर्य होता और हर कोई राजा पैदा होता। ऐसी ये बातें कहता है। तो कहने का तात्पर्य था कि इसको एक मतलब एक प्रकार से अच्छी तरीके से ये तैयार करता है। और एक इतिहासकार है जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी। किसकी सेना थी? डाकुओं की सेना थी। ये कमेंट आपके याद होना चाहिए, डाकुओं की सेना थी, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। जस्टिन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास किसकी सेना थी? डाकुओं की सेना थी। और एक इतिहासकार हो रहा है प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। ये इस प्रकार के दो कमेंट है। इसमें ये भी पूछ सकता है जस्टिन के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी, और इसकी सेना में बताते हैं कि चोर, लुटेरे, डाकू, मल्लेच्छ इस प्रकार के थे। और प्लूटार्क के अकॉर्डिंग 6 लाख की सेना जिसने पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है। इसको सैंड्रोकोट्स और यूनानी साहित्यकारों में से सैंड्रोकोट्स व एंड्रोकोट्स की उपाधि यानी यूनानी इतिहासकारों में से दी गई है। एक तो ये बात याद रखनी है, और दूसरा इसके बारे में जो आपको याद रखना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैन और बौद्ध ग्रंथ है ना, उन बौद्ध ग्रंथों में से क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने भी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। और एक इसके बारे में जो सबसे ज्यादा बताती है विशाखा दत्त, एक इतिहासकार है, उसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस। इसमें भी इसको क्या बताया गया है? निम्न जाति का
ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेना। अब बताते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मतलब एक प्रकार से सिकंदर जो महान था उसने संपूर्ण विश्व को जीता था। और वो भारत में एक हमारे नदी है झेलम नदी जो कि कश्मीर में बहती है। उस झेलम नदी को पार करते समय सिकंदर महान की जो सेना थी उसने युद्ध करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब इसका बताते हैं कि सिकंदर की तो क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उस समय शासक सिकंदर महान का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका क्या होता है, युद्ध होता है 305 बीसी में, 305 बिफोर क्राइस्ट बीसी में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल माना जाता है वो 322 से 323 बीसी माना जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म से पहले। सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध होता है। और बताते हैं कि इस युद्ध में सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली उपलब्धि ये थी कि उसने क्या किया था, गणानंद को हराया था। उसके बाद 305 ईस्वी में उसने सिकंदर महान का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर इसको हराया था। और इसने क्या किया था, इसने सबसे पहले अपने एक बताते हैं कि इस युद्ध में एक संधि हुई थी। वैसे तो युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार बताते हैं कि इनके मध्य दोनों के मध्य क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। तो इसने सबसे पहले बताते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पैरापनिस डाई, ये 4 क्षेत्र इसको वापस दे दिए थे। यानी एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पैरापनिस डाई। सेकंड में बताते हैं कि इसने अपनी पुत्री थी हेलना का विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज कही जाती है, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलना का। तीसरा इसके बारे में बात करें तो इसके दरबार में इसने मैक्सथनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, और जिसने ग्रंथ लिखा था इंडिका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि मैक्सथनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका दूत था, सेल्यूकस निकेटर का था। कौन सा ग्रंथ लिखा था, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। ये कभी टाइम मिलेगा तो पूरा मैं आपको बताऊंगा। और बताते हैं कि इसके एवज में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप किसको भेजे थे, निकेटर को भेजे थे। सेल्यूकस इसका नाम है और निकेटर इसकी क्या है, उपाधि है, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत भयंकर तरीके से 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। 12 वर्षों तक क्या पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। और बताते हैं कि इसने भद्रभाव के समय, यानी जैन धर्म के बहुत अच्छे विद्वान हुए भद्रभाव, और भद्रभाव के सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, जैन धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, जैन धर्म में मान लिया था कि मैं जैन धर्मावली हूँ। और बताते हैं कि जैन धर्म को मानने के कारण ये भद्रभाव को साथ लेकर चले गए थे श्रवण बेलगोला। कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर चला गया था, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है कर्नाटक में। कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। और यहाँ जाकर उसने मतलब बताते हैं कि अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, अकाल से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए इसने उपवास किया था। और अंत उसने क्या कर दिया, सलेखना पद्धति या इसको दूसरा नाम है संथारा। इसमें क्या होता है कि भूखे प्यासे रहकर ये लोग क्या करते हैं कि अन्न और पानी का त्याग कर देते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का जो है वो त्याग कर देते हैं। ये पत्ती क्या कहलाती है, सलेखना या संथारा पत्ती कहलाती है। वर्तमान में वैसे देखा जाए तो जैन धर्म में है, लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर रोक लगी हुई है। 20 प्रकार से आप सलेखना संथारा नहीं कर सकते, यानी भूखे प्यासे रहकर आप अपने शरीर का त्याग नहीं कर सकते। तो आज हमने जैन धर्म के बारे में ये जो सलेखना संथारा और
हिस्ट्री का एक टॉपिक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, आने के जो सवाल रहते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और एक ये पहला शासक था वे भारत का कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, हिंदुकुश पर्वत पार करके, यानी हिंदुकुश जो पर्वत था इसके ऊपर क्या किया था, शासन किया था। और हिंदुकुश पर्वत जो है ना वो भारत की क्या मानी जाती है, वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है। हिंदुकुश पर्वत जो है वो क्या मानी जाती है, भारत की वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है। और भारत की वैज्ञानिक सीमा तक शासन करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास का क्या एकमात्र शासक है। यहाँ तक भी अंग्रेज भी भारत की जो वैज्ञानिक सीमा है हिंदुकुश पर्वत उसके ऊपर शासन नहीं कर पाए थे। और लगभग पूरे भारत के ऊपर इसने शासन किया था। और एरिया राकोसिया जेड्रोसिया पेलोपोनेस इसको ये सिकंदर के द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे। तो आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य में संधि हुई तो एरिया राकोसिया जेड्रोसिया और पेलोपोनेस ये चारों क्षेत्र इसको वापस मिल जाते हैं। और ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, इसका दूसरा नाम कार्नेलिया भी मिलता है, हेलना का। हेलना की किताबें कार्नेलिया इसका नाम बताते हैं, कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया। बाकी हेलना ही मिल जाते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज थी चंद्रगुप्त मौर्य और हेलना की। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैक्स सीरीज जो है वो इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा कि इंडिका किसने लिखी थी, किसके दरबार में आया था, क्यों आया था, किस पर्पज से आया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ती है। जैन धर्मावलिता भद्रभाव को साथ लेकर सल्लेखन आपत्ति से क्या कर देता, अपने प्राण त्याग देता। धन्यवाद।